आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का चौथा लेसन, संस्कृत साहित्य लेखिका। कौन सा लेसन है बाबू? संस्कृत साहित्य लेखिका। ध्यान से सुनिएगा। यानी कि संस्कृत साहित्य के, यानी कह सकते हैं संस्कृत में जो भी ग्रंथ हैं, जो भी कविताएं हैं, इन सभी के लेखिका। लेखिका मतलब पुरुष नहीं, महिलाएं कौन कौन रही हैं, महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कब से लेकर के कब तक कौन कौन सी महिलाओं ने अपना क्या योगदान दिया, इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये इस चैप्टर से आपके लिखने वाले में भी आएगा, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सर, एक एक लाइन। चलिए, तो कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़े थे? पाटलिपुत्रम वैभव पढ़े थे ना? पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अलस का था, पाटलिपुत्र दूसरा था, अलस का तो तीसरा पूरा कंप्लीट है। चलिए चौथा लेसन शुरू कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, जो क्या है? निबंध है। जो क्या है बाबू? निबंध है, याद रहेगा। चलिए पाठ परिचय देखते हैं, आखिरकार पाठ में क्या क्या है। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। देखिए यहाँ पे वो समय आया है सर, वैदिक युग। जी हाँ सर, अलग अलग युग चला है, याद रखिएगा। वैदिक युग का जो समय रहा है ना, याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व क्या है आपको पता है, मैंने उस दिन पाटलिपुत्र पाठवा में बताया था। से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चला है। कब से कब तक सर? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का मतलब हुआ, इसमें 2025 जोड़ दीजिए और इसमें भी 2025 जोड़ दीजिए। कितना आ गया सर? तो 3 5 2 5 यानी 3525 वर्ष पहले शुरू हुआ था। वैदिक युग कब शुरू हुआ था? 3525 वर्ष पहले शुरू हुआ था। और इसमें 500 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 5 2 5 2525 वर्ष पहले खत्म हो गया था। ये युग चला था उस समय, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा युग आया? बौद्ध वाला, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। सब चीज आपको बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो वैदिक युग से आज तक, यानी वर्तमान काल, यानी आधुनिक युग में भी महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं संस्कृत को बचाने के लिए। अपने बिहार में देखिए, 10वीं के एग्जाम में संस्कृत कंपलसरी होता है, होता है कि नहीं होता है? अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे ही 12th में जाएंगे तो सीधे 100 नंबर का अंग्रेजी का एग्जाम देना होता है। जो भी है आगे देखिएगा, सुनिए। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। जी हाँ सर, इस उपेक्षा का मतलब होता है सब इससे दूर भागते हैं। संस्कृत की प्रायः इसकी उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में क्या है सर? आज भी अमर है। और आज चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा सर। महिलाओं के योगदान संस्कृत साहित्य में, आगे देखिएगा। चलिए पाठ का अनुवाद यहाँ पे शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहीं कहीं पे बोल्ड कर दिया है, ज्यादा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से संवर्धित है। देखिए, विपुल एवं संस्कृत साहित्य है। विपुल जो नाम है, ये एक संस्कृत ग्रंथ कह सकते हैं, एक संस्कृत साहित्य है जिसमें अलग अलग कवियों के गद्य रचना, कविताएं इस चीज में रखा गया है। किसमें? विपुल संस्कृत साहित्य में। विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल से, अभी मैंने आपको वैदिक काल में बताया था ना, वैदिक काल से शास्त्रों एवं काव्यों की रचना एवं संरक्षण में, जैसे ऋषि लोग दक्षित थे। दक्षित का मतलब अपना तन मन धन हर एक चीज पूरे मन से शास्त्रों के रचना में, कविताओं के रचना में पूरे एकदम उसी में लगे रहते थे, यानी उसी पे निर्भर रहते थे कह सकते हैं। उसी प्रकार वैसे ही स्त्रियां, यानी जो ऋषि पत्नियां होती थी, उनकी जो पत्नियां होती थी, वो भी दक्षित दिखती थी। दक्षित दिखती थी का दक्षित का मतलब क्या होता है सर? किसी भी काम के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, पूरा मन लगा देना। तो ये लोग किस चीज में अपना मन लगाए थे? तो शास्त्रों के रचना में और कविताओं के रचना में ये लोग अपना मन लगा दिए थे संस्कृत में। सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप लोग आपको अभी किस चीज के लिए दक्षित होना चाहिए? तो आपका आने वाला एग्जाम 2026 में फरवरी में पड़ेगा। अपने आप को पूरा दक्षित कर दीजिए पढ़ाई को लेकर, याद रखिएगा। सुनिएगा ध्यान से, लिखा गया है ऋग्वेद में। सुनिएगा, जी हाँ सर, ऋग्वेद एगो वेद है सर। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में
5 ऋषि पत्नियां मंत्र दृष्टा के रूप में बताई गई हैं। मंत्र दृष्टा का मतलब होता है वैसी स्त्रियां या फिर वैसे पुरुष जो मंत्र को जानते हैं, समझते हैं, मंत्र जानने की उनके अंदर जिज्ञासा होती है, मंत्र को पढ़ते हैं। मंत्र समझ में आ रहा ना, मंत्र जो संस्कृत में उच्चारित होते हैं, इन ये सभी मंत्र तो मंत्र दृष्टा के रूप में बताइए। बताइए तो ऋग्वेद में कितनी महिलाएं, अथर्ववेद में 5। सुनिएगा, जैसे कुछ नाम दिया गया है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि, ये सभी ऋषि पत्नियां हैं, ये सभी नाम है जिन्होंने वाकई में मंत्र दृष्टा के रूप में क्या हुई है सर, बताई गई है। आगे देखिएगा, अब अगला पैराग्राफ सुनिएगा। बृहदारण्यक सुनिएगा, उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी। सुनिएगा ध्यान से, दार्शनिक रुचि की थी, ऐसा वर्णन है जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्म तत्वों की शिक्षा देते थे। आत्म तत्वों की शिक्षा का मतलब होता है स्वयं को समझना, अध्यात्म से जुड़ना। सुनिएगा, आत्म तत्वों की शिक्षा दी। क्वेश्चन पूछता है सर कि याज्ञवल्क्य किनको आत्म तत्वों की शिक्षा देते थे, मैत्रेयी को। किनको, मैत्रेयी को। मैत्रेयी किस चीज की शिक्षा प्राप्त करती थी, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जनक की सभा में शास्त्रार्थ निपुण गार्गी विदुषी थी। विदुषी का मतलब होता है, अच्छा विद्वान शब्द सुने, विद्वान, विद्वान का मतलब होता है ना पढ़ा लिखा। तो एक चीज याद रखिए सर, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप को क्या कहते हैं, विदुषी, ठीक है। विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रहेगा सर। चलिए सुनिएगा ध्यान से, तो जो गार्गी थी ये जनक की सभा में एक जानी मानी ज्ञानी महिला थी, याद रखिएगा, ठीक है। जो शास्त्रार्थ में निपुण थी, यानी शास्त्रों की जानकार थी, शास्त्रों के बारे में जानती थी। अगले गया महाभारत में भी, महाभारत में भी ये रामायण की बात है, अब ये कहा है सर हम लोग, रामायण में भी जीवन भर वेदांत का अनुशीलन करने वाली सुलभा, कौन, सुलभा जैसी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। मान महाभारत काल में भी एक महिला है जिनका नाम सुलभा है सर, उन्होंने भी शास्त्रार्थ के बारे में, शास्त्रों को जाना, पढ़ा, समझा उस समय महाभारत काल में। जरा सोचिएगा ध्यान से, रामायण यानी कि जनक की सभा में कौन थी, गार्गी, याद रहेगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। किस उपनिषद में, पढ़िए तो देखिए, बृहदारण्यक, ठीक है, इस उपनिषद में ये लिखा गया है। आगे बढ़ो सर, अगला पैराग्राफ सुनिएगा। लेकिन संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद्य अस्फुट रूप से प्राप्त होते हैं। अस्फुट का मतलब एकदम 100% से, यानी एकदम बेहतर रूप से हमें मिल जाएंगे। सुनिएगा, अस्फुट रूप से प्राप्त होते हैं, उनमें विजयांका, याद रखिएगा, इस पर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। सुनिएगा, विजयांका प्रथम है। संस्कृत साहित्य में सबसे पहला नाम किसका आ रहा है, सुनिएगा, विजयांका प्रथम है। वह श्याम वर्णा थी। श्याम वर्णा का मतलब होता है नीले कमल के समान। सुनिएगा, क्या होता है सर, नीले कमल के समान, याद रखिएगा, सुंदर कह सकते हैं, श्याम कह सकते हैं। जो इस पद्य से स्पष्ट होता है, कौन सा पद्य, तो पद्य यहाँ पे लिखा गया, लाइन यहाँ पे लिखा, सुनिएगा ध्यान से। एगो थी बेचारी दंडी, कौन थी सर, दंडी ने क्या कहा था विजयांका के बारे में, वही बात लिखा गया है। सुनिएगा, नीलोत्पल के सदृश श्याम वर्णा विजयांका को जाने बिना ही, सुनिएगा, यानी कि दंडी ने इनको नहीं समझा, इनको नहीं जाना, उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कह दिया था। सुनिएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती भी बढ़िया थी, सरस्वती के समान उनको बोल दिया था, लेकिन गलत है सर। विजयांका की तुलना किससे की जाती है, किससे, श्याम वर्णा, कौन सी, श्याम वर्ण, नीले कमल के समान सुंदर विजयांका को बोला जाता है। लेकिन दांडी जो थी वो गलती से क्या कहती थी, सर्व शुक्ला सरस्वती, उनको बिना जाने बिना ही, इसलिए ये क्या कहा गया है, व्यर्थ है, यानी इसका कहना कोई उचित नहीं है। आगे देखिएगा, उसका समय 8वीं शताब्दी है। किसका समय, विजयांका का। विजयांका का समय कौन सा है, 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी कब से कब तक, 700 से लेकर के 799 तक 8वीं शताब्दी। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। ऐसा अनुमान किया जाता है, मैंने ऐसा अनुमान किया जाता है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की रानी, यानी चालुक्य वंश में जो चंद्रादित्य राजा थे ना, उनकी रानी विजय भट्टारिका, यानी उनकी रानी का नाम क्या था, विजय भट्टारिका जो ही ना, वही विजयांका थी। ऐसा बहुत लोगों द्वारा माना जाता है। सुनिएगा ध्यान, जिस विजयांका की हम बात कर रहे हैं, जो संस्कृत साहित्य में प्रथम महिला के रूप में जानी जाती है, 8वीं शताब्दी में उसका बात चल रहा है, वो चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। और वास्तव में कुछ लोग कहते हैं क्या कि जो विजय भट्टारिका थी ना, वही कौन थी, विजयांका थी। आगे देखिएगा, और भी देखिए, और भी शीला भट्टारिका,
देव कुमारिका, राम भद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय समझ में आ रहा है, साउथ इंडस्ट्री सुनिएगा, तमिलनाडु कर्नाटक सुनिएगा। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने अस्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध हैं। अस्फुट पदों का मतलब होता है सर वही एकदम जो पद एकदम स्पष्ट रूप से प्राप्त हैं, उन सभी के लिए प्रमुख है। बताइए तो दक्षिण भारत की कुछ महिलाओं का नाम बताइए तो, जो संस्कृत साहित्य के लिए जानी जाती हैं। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा आदि। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। यह विदित है, विदित का मतलब होता है यह ज्ञात है, हेलो यह प्राप्त है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है सर? कि विजयनगर के राजाओं ने, विजयनगर याद रखिएगा सर, विजयनगर कर्नाटक, उस समय बहुत इसका ना बहुत बड़ा इतिहास है। आज में ना एगो विजयनगर के बारे में पढ़ना है, सुनिएगा ध्यान से। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा सर? तुंगभद्रा। आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो समझिए, तुंगभद्रा नदी के विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए काफी कोशिशें की थी। उनके अंतःपुर में, अंतःपुर का मतलब पता है क्या होता है सर? पहले के समय जब राजा महाराजा का समय होता था ना, तो अंतःपुर जो स्थान होता था ना, वहां पर केवल वो महिलाओं के लिए होता था, रानियां रहती थी, और उसमें पुरुष, किसी भी पुरुष को जाने का अधिकार नहीं था, महिलाएं ही जाती थी। उसको अंतःपुर कहा जाता है, याद रखिएगा, सुनिएगा। तो विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए काफी कोशिशें की थी। उनके अंतःपुर में रानियां, यानी अंतःपुर में जो केवल कौन रहती हैं? रानियां। सुनिएगा, अंतःपुर में रानियां संस्कृत रचना में निपुण थी। बताओ, एकदम संस्कृत रचना करती थी। कंपन राय, कंपन राय, कौन से राय सर? कंपन राय या कंपन राय, बात से में। कंपन राय बात कब की है? 14वीं शताब्दी, अर्थात 1300 से 1399। ठीक है, 14वीं शताब्दी। रानी गंगा देवी ने, यानी कंपन राय की रानी का नाम क्या है बताइए? कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी, सुनिएगा, ने मधुरा विजयम, मधुरा विजयम नामक का महाकाव्य की रचना अपने पति के मधुरै विजय की घटना के आधार पर की थी। यानी इनके जो पति थे कंपन राय, ये मधुरै पर विजय पा लिए थे, यानी कि लड़ाई में कुछ जीत लिए थे, जो भी इस तरह कह सकते हैं। तो उस पर इन्होंने रचना कर दी। कौन सा ग्रंथ का? मधुरा विजय में एक महाकाव्य की रचना कर दी। चलिए कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए कंपन राय की पत्नी का नाम बताइए। कंपन राय की पत्नी, यानी उनका समय कौन सा है? 14वीं शताब्दी। इन्होंने किस चीज की रचना की थी? मधुरा विजय की। किस पर की थी? तो अपने पति के मधुरै विजय की घटना पर इन्होंने ये रचना कर दी थी। ठीक है, आगे देखिएगा। उनमें अलंकारों का संयोजन काफी चित्ताकर्षक है। जी हाँ, चित्ताकर्षक का मतलब होता है मन को आकर्षित करने वाला, मन चित्त माने मन को भा जाने वाला। अलंकार का मतलब क्या होता है पता ना सभी को? आपको ग्रामर का मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़े तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, यही में कहीं लिंक हुआ। ठीक है, यहाँ हम डाल देंगे आई वाला जो होता है ना सेक्शन, यहाँ पे आएगा, क्लिक कीजिएगा तो सीधे अलंकार में चले जाइएगा। कोई बात नहीं, अलंकार का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, सुनिएगा ध्यान से। अलंकारों का संयोजन काफी चित्ताकर्षक है। उसी राज्य में, हेलो, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले, किस राज्य में? विजयनगर की बात चल रही है, सुनिएगा। 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, क्या लिखा है सर? बताइए, अच्युत राय की रानी का नाम क्या है? तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय किन्होंने लिखा था? तिरुमलांबा ने, याद रखिए, जो किनकी पत्नी थी? अच्युत राय। ठीक है, किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में नामक परिपक्व चंपू काव्य की रचना की थी। अब ये चंपू काव्य क्या होता है तब सुनिएगा ध्यान। चंपू काव्य एक प्रकार का सर प्रक्रिया है जिसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार के सर काव्यों की रचना की जाती है। गद्य पद्य समझ में आ रहा है? गद्य का मतलब होता है कहानी टाइप का, और पद्य का मतलब होता है कविता टाइप। तो दोनों को मिला करके लिखा जाता है, वैसे चंपू काव्य होते हैं। क्या होते हैं? चंपू काव्य। आगे बढ़ते हैं सर, सुनिएगा। उसमें संस्कृत गद्य की छटा, देखिए मैंने बोला था संस्कृत गद्य की छटा, समासिक पदावली, समासिक शब्दों का प्रयोग देखते हैं ना, अनेक शब्द के बदले सॉरी समासिक पद एक वो शब्द होता है, बहुत सारे अर्थ को चले जाते हैं, सुनिएगा। एवं सुंदर पद विन्यास, पद का मतलब वही कविता टाइप, सुनिएगा। अत्यंत सुशोभित है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबे सामायिक समासिक पद वहां भी प्राप्त है। जी सर, यानी कि यहाँ भी प्राप्त है। वरदाम्बिका परिणय में जिसकी रचना किन्होंने की थी? तिरुमलांबा ने, जो किनकी पत्नी थी? अच्युत राय। बताइए तो किस प्रकार की काव्य की रचना करती थी? चंपू काव्य। चलिए सबसे लास्ट पैराग्राफ है, उसका अनुवाद है, ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव 1890 से 1953, सुनिएगा ध्यान से। 1890 से इनका समय कब से कब तक रहा है? 1890 से 1953 नामक विदुषी यानी बहुत ही ज्ञानी
काफी लोकप्रिय हुई। आधुनिक काल में सबसे पहला नाम किनका आया है? देखिए पंडित क्षमा राव आती है, फिर पंडिता क्षमा राव आता है, याद रखिएगा, ठीक है। पंडिता क्षमा राव आगे देखिएगा। इसके द्वारा अपने पिता, सुनिएगा, इसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता पर, यानी इनके जो पिताजी थे ना, कौन थे? शंकर पांडुरंगा, इन्हीं के पिता थे सर पंडिता क्षमा राव के। ये बहुत ही विद्वान थे। इनकी विद्वता पर जीवन चरित्र शंकर चरितम की रचना कर दी। सुनिएगा ध्यान से, बताइए शंकर चरित्र की रचना किन्होंने की थी? पंडिता क्षमा राव। ये किस काल की संस्कृत साहित्य लेखिका है? आधुनिक काल की। इनके पिता का नाम बताइए? शंकर पांडुरंग पंडित। ये बहुत विद्वान थे और इन्हीं की विद्वता पर इन्होंने किसकी रचना कर दी थी? शंकर, इन्हीं के नाम पे कर दी थी सर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा लिखा गया गांधी दर्शन। गांधी जी 1869 से लेकर के 1948 तक की ना, उसी बीच देखिए ये 1890 है, 1953। तो गांधी जी से प्रभावित होकर, सुनिएगा, यानी गांधी दर्शन से प्रभावित वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की है। कौन? पंडिता क्षमा राव। गांधी जी से प्रभावित होकर ये सभी इन्होंने रचनाएं कर दी हैं, पंडिता क्षमा राव। आगे लिखा गया सर, वर्तमान में यानी अभी के समय में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि अनवरत संस्कृत साहित्य की पूर्णता में लगी हुई हैं। अर्थात ये लोग जो हैं, ये लगातार संस्कृत साहित्य लिख रही हैं वर्तमान काल में, आधुनिक काल में। किस काल में सर? वर्तमान काल में, आधुनिक काल में। ये लोग हैं जो क्या लिख रही हैं? संस्कृत साहित्य लिख रहे हैं। बताइए तो वर्तमान काल की कुछ, यानी आधुनिक काल की कुछ लेखिकाओं का नाम बताइए तो? पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल में ये लोग भी हैं, ठीक है, याद रखिए। वर्तमान काल में कौन कौन कार्यरत है संस्कृत साहित्य में? ये सभी नाम आप देख रहे हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया सर, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। ऐसे तो सब बिंदु पे ध्यान देते हैं सर, सभी के बारे में, बस पूरा पाठ के बारे में शब्दों में तुरंत समझ लेते हैं, ठीक है। संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के 50 पद्य उपलब्ध है। मैंने ऊपर पढ़ाया था, ठीक है सर। यानी संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के पद्य उपलब्ध है? 40। और कितने पद्य उपलब्ध है? 50। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां भी मंत्र दृष्टा के रूप में क्या हुई है सर? बताई गई हैं, याद रखिएगा। वैदिक युग की प्रमुख स्त्रियां, वैदिक युग की प्रमुख स्त्रियों का नाम बताइए? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी व गांभीरिणी, ठीक है सर। ये वैदिक युग की प्रमुख स्त्रियां हैं। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जो आत्म तत्वों की शिक्षा प्राप्त करती थी। याज्ञवल्क्य क्या थी? पत्नी थी, जो किसकी शिक्षा प्राप्त करती थी? आत्म शिक्षा प्राप्त करती, आत्म तत्वों की शिक्षा प्राप्त करती थी। आगे देखिए गार्गी, ये कौन थी? तो जनक की सभा की विदुषी थी, जो शस्त्रार्थ में क्या थी? निपुण थी। विजयांका, चालुक्य वंशीय चंद्रदित्य की रानी, जिनका समय कौन सा था सर? 8वीं शताब्दी के कवित्री थी। गंगा देवी 14वीं शताब्दी इनका समय है। कंपन राय की ये रानी यानी उनकी पत्नी थी। कृति, मधुरा विजयम इनका रचना था। मधुरा विजयम इनका क्या था सर? रचना था। आगे देखिएगा तिरुमलांबा, क्या लिखा है सर? तिरुमलांबा 16वीं शताब्दी। कृति इनका कौन सा है सर? वरदांबिका परिणय। कौन सा है? वरदांबिका परिणय। आगे देखिएगा अब है पंडिता क्षमा राव। कौन है सर? पंडिता क्षमा राव 1890 से लेकर के 1953 तक। सुनिएगा ध्यान से। कृति कौन कौन है? तो शंकर चरित्रम, जो ये अपने पिता से प्रेरित होकर के लिखी थी, याद रखिएगा। और सत्याग्रह गीता किनसे प्रेरित होकर लिखी थी? महात्मा गांधी से। आगे देखिएगा आधुनिक कवित्री कौन कौन है? तो पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि, ये आधुनिक कवित्रियां हैं, ठीक है। आगे देखिएगा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक निरंतर रहा है सर। ये महिलाओं का योगदान है संस्कृत साहित्य में। किसमें? संस्कृत साहित्य में, ठीक है। खत्म हो गया। ये यहाँ पर पूरा का पूरा पाठ था, पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसके थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद से, ठीक है सर। हाँ सर, छुट्टी। चलिए क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान संक्षेप में बताएं, ठीक है सर। तो संस्कृत साहित्य में आखिरकार महिलाओं का क्या योगदान है? देखिए कैसे लिखा गया है, आप भी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। लिखा गया है संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान वैदिक काल से ही मिलता है। कब से मिलता है सर?
वैदिक काल से 1500 ईसा पूर्व से ही मिलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कई ऋषि पत्नियां मंत्र दृष्टा मानी गई हैं। मंत्र दृष्टा के बारे में मैंने बताया था। उपनिषदों में मैत्रेयी और गार्गी विदुषी थी। मध्यकाल और आधुनिक काल में गंगा देवी, तिरुमलांबा, क्षमाराव आदि ने संस्कृत साहित्य को क्या किया है सर, समृद्ध किया है। इस तरह से देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने वैदिक काल को भी ले लिया है, आधुनिक काल को भी इसमें ला दिया गया है। ऐसी में जो उपनिषद जैसे कि महाभारत में, रामायण में जो आई है, उनका भी नाम मेंशन कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या था, तो संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान था ना, तो सभी लोग बस इतना ही दूर में शामिल हो गए। इस प्रकार से आंसर लिखिएगा तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद और अथर्ववेद की प्रमुख स्त्रियों के नाम लिखिए। ठीक है, ऋग्वेद और अथर्ववेद की प्रमुख स्त्रियों के नाम लिखिए, तो ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां मंत्र दृष्टा मानी जाती हैं, जिसमें कौन कौन है सर, यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भीरिणी का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों ने वेदों में स्त्रोतों की रचना कर संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संस्कृत साहित्य में लोगों ने क्या दिया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। मैत्रेयी और गार्गी के योगदान का वर्णन कीजिए। मैत्रेयी और गार्गी के क्या योगदान है, तो सुनिएगा ध्यान से सब। मैत्रेयी जो किनकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, उन्हें आत्म तत्वों की शिक्षा मिली और वे दर्शन में रुचि रखती थी, दर्शन शास्त्र। सुनिएगा ध्यान से। गार्गी जनक की सभा की क्या थी, विदुषी थी, एक ज्ञानी महिला थी, विद्वान महिला थी, जो शास्त्रार्थ में निपुण थी। दोनों ने स्त्रियों की दार्शनिक और विद्वतापूर्ण परंपरा को संस्कृत साहित्य में स्थान दिलाया। कौन कौन, मैत्रेयी और गार्गी ने। अगला क्वेश्चन है, विजयांका कौन थी, तो सुनिएगा ध्यान से। विजयांका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा गया है। विजयांका 8वीं शताब्दी की संस्कृत कवयित्री थी। उन्हें चालुक्य वंशीय चंद्रगुप्त की रानी विजय भट्टारिका माना जाता है। उनके श्याम वर्ण का उल्लेख कविताओं में मिलता है। विजयांका को संस्कृत साहित्य की प्रारंभिक प्रसिद्ध कवित्रियों में गिना जाता है। याद रखिएगा सर, यानी प्रारंभिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों में इनको क्या किया जाता है, गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा देवी और तिरुमलांबा की कृतियां लिखिए। गंगा देवी और तिरुमलांबा, ध्यान से सुनिएगा। तो गंगा देवी ने 14वीं शताब्दी में मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की थी। इसमें उनके पति के विजय अभियान का वर्णन मिलता है। ठीक है, यार ये मधुरा विजय गंगा देवी ने लिखा था। तिरुमलांबा ने 16वीं शताब्दी में वरदांबिका परिणय चंपू काव्य लिखा, जिसमें संस्कृत गद्य पद्य की क्या है सर, सुंदरता झलकती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं का योगदान बताइए कि आधुनिक समय में जो संस्कृत लेखिकाएं हैं, महिलाएं हैं, इनका क्या योगदान है, तो ध्यान दीजिएगा सर। आधुनिक युग में पंडिता क्षमाराव सबसे पहला ही नाम है सर, जिनका समय कब से कब तक, 1890 से 1853 रहा है। प्रसिद्ध संस्कृत 1853 सुनिएगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी जैसी रचनाएं लिखी। वर्तमान में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र जैसे कवित्रियां संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है सर, आगे बढ़ा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा जाए बाबू, संस्कृत साहित्य के लिए विजयनगर के क्या योगदान रहे। जी हाँ सर, संस्कृत साहित्य में आखिरकार विजयनगर का क्या योगदान रहा, तो सुनिए ध्यान से। संस्कृत साहित्य के संरक्षण में विजयनगर के राजाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया और उनके अंतःपुर की रानियां भी संस्कृत रचना में क्या थी, निपुण थी। गंगा देवी ने मधुरा विजय और तिरुमलांबा ने वरदांबिका परिणय की रचना की। इन कृतियों से संस्कृत साहित्य का अत्यधिक क्या हुआ सर, समृद्ध हुआ। ये योगदान रहा है विजयनगर का हमारे संस्कृत साहित्य में कि उन लोगों ने संस्कृत साहित्य को बचा कर रखा, रचनाएं की। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कृत में पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। ठीक है सर, केवल पंडिता क्षमाराव के बारे में आया है, सुनिएगा ध्यान से। तो पंडिता क्षमाराव आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रमुख लेखिका थी। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति जैसी कई ग्रंथ लिखे।
उनकी रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों का सुंदर रूप मिलता है। उन्होंने संस्कृत साहित्य को आधुनिक दृष्टि से समृद्ध किया है। जी हाँ सर, आधुनिक यानी कि अभी के समय में जिससे संस्कृत से लोग दूर भाग रहे हैं, इस समय में ये सभी महिलाएं यानी औरतें, लड़कियां सामने आकर के संस्कृत साहित्य क्या कर रही है सर, रचनाएं कर रही है, संस्कृत भाषा को बचाने का काम कर रही है। आगे देखिएगा 9 नंबर। देखिए सर, यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन है, पहले समझिएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में से कुछ भी आ जाए ना, आपको यही वाला आंसर नहीं कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण, क्या लिखा गया है सर? शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक महिलाओं के योगदान, सुनिएगा, वैदिक महिलाओं का योगदान का वर्णन करते हुए बताएं कि आधुनिक काल में महिलाएं किस प्रकार साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का क्या योगदान रहा है, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान रहा है, इसकी चर्चा करें। इन सभी का समझ, ये भी क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, उसको न लिखकर आप इसको भी लिखकर आ सकते हैं। आंसर देखिए कैसे लिखा गया है। लिखा गया है संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल तक सराहनीय रहा है, यानी कि एकदम वाकई में इनकी सराहना जितना भी किया जाए क्या है सर, कम है। वैदिक युग में यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागांभरिणी जैसी ऋषिकाओं ने मंत्र रचे। दक्षिण भारत की गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका आदि कवित्रियों ने संस्कृत को समृद्ध किया। आधुनिक युग में क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमारी मिश्र जैसी विदुषियों ने गद्य पद्य की रचना कर परंपरा को क्या किया सर, आगे बढ़ाया, जो कि अभी भी सब चल रहा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का एक आंसर है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन सर यहीं पे खत्म होता है। अब शुरू होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जिनको जिनको जिसका आंसर मालूम है बताइए, अब बाकी हम बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? अपनी पत्नी यानी मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी थे। ठीक है, बहुत खूब। सर्व शिक्षा सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने यानी दांडी ने कहा था। किसको कहा था? विजयांका को कहा था, याद रखिएगा। ठीक है सर, लेकिन वो कौन से वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। बहुत खूब, आगे देखिएगा। गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय था 14वीं शताब्दी। गंगा देवी का ना पूछा है सर, विजयांका का समय था 8वीं शताब्दी। कोई बात नहीं सर, आगे देखिए, पढ़िएगा, याद हो जाएगा। चलिए, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल के देखिए तिरुमलांबा, विजयांका, सुलभा, ये सभी पुस्तक वैदिक काल की हैं। भाई महाभारत में इनका जिक्र हुआ है, लेकिन पंडिता क्षमाराव कौन है सर? ये आधुनिक काल की है। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शिका ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? सुने 24 गो मिलता है। कौन मिलता है? 24 गो। अथर्ववेद में 5 गो। आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। देखो ये लिखा है 5, तो 5 है। देखो चतुर्विंशति, क्या लिखा है सर? चतुर्विंशति, इसका मतलब 24 होता है। ठीक है सर, एग्जाम में दे सकता है, आसान है कि नहीं है सर? चलिए आगे देखिए, विंशति मतलब क्या होता है? 20 गो। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। किस चीज की शिक्षा प्राप्त कर रही थी? आत्म तत्व की। सुनिएगा ध्यान से। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है सर। अथर्ववेद में मंत्र दृष्टा के रूप में कितनी ऋषि पत्नियों की चर्चा है? 5। बहुत तेज हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं सर। आगे बताइए। हाँ देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में किस विदुषी का वर्णन मिलता है? मैत्रेयी का ही मिलता है सर। आगे बढ़ते हैं। राजा जनक की सभा में कौन सी विदुषी शास्त्रार्थ में निपुण थी? कौन थी? गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्व शुक्ल सरस्वती श्वेत वर्ण नहीं, श्याम वर्ण की थी। चालुक्य वंशी राजा चंद्रदित्य, क्या सर? राजा चंद्रशील हो गया तो राजा चंद्रदित्य। कौन सा सर? राजा चंद्रदित्य की रानी का क्या नाम था? सुनिए, विजय भट्टारिका को ही क्या कहते थे? विजयांका। देखिएगा ध्यान से, विजय भट्टारिका का ही दूसरा नाम विजयांका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयांका का समय बताइए। 8वीं सदी। कौन सा समय था बाबू? 8वीं सदी। अब पढ़ने के बाद टिक हो रहा है।
हो रहा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ये हो गया ना। हाँ बताइए, कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? बताइए, कंपन राय की पत्नी का नाम पूछा है ना, तो गंगा देवी थी कंपन राय की पत्नी। ठीक है, अब बताइए, तो मधुरा विजयम किसकी रचना है? सुनिए, गंगा देवी के नहीं, क्योंकि इन्हीं के ना सर जितने पर मधुरा विजयम पर इन्होंने रचना किया था मधुरा विजयम, तो गंगा देवी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। वरदांबिका परिणय किसकी रचना है? वरदांबिका परिणय तिरुमलांबा की रचना है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तिरुमलांबा कौन थी? तो अच्युत राय की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है देखिए देखिए, शंकर चरित्रम या आधुनिक काल की पंडिता क्षमा राव। शंकर चरित्रम की रचना मतलब रचनाकार कौन है? रचना किसने किया था? पंडिता क्षमा राव। सबसे लास्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। अब पाना तो वैदिक युग की है ना, वैदिक काल के ना। बाकी ये जो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमार, ये सभी कहाँ के हैं सर? ये आधुनिक काल के। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे लोग, और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन के जो महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया था सर, उसको भी लिख लेंगे लोग अच्छी तरह से। ऑब्जेक्टिव तो सब पढ़ा जाता है, पढ़ते ही याद हो जाता है, लेकिन पूरा पार्ट जरूर पढ़िए। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में इसी समय से, तब तक के लिए जय हिंद।